साहब ये आपका चश्मा ये गिर गया था यहाँ। ओ भाई साहब। ये गन यहाँ पर पड़ी मिली थी। इसका लाइसेंस नंबर चेक करो और देखो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर इस अन्य आदमी के सिवा कोई गवाह नहीं यहाँ पे। भागते वक्त खूनी से टकराया था शायद। तो तुमने खून होते हुए देखा है? नहीं वो टकराया था मुझसे हड़बड़ी में। खून ही तुमसे टकराया था? अब पता नहीं शायद। क्या कर रहे हो यहाँ तुम? क्या नहीं तेरा काम हो रहा है यहाँ? चलो यहाँ से, इसको भगाओ इधर से। क्या बोलना जल्दी बोलो। क्या? सर ये आदमी गूंगा और बहरा है, ना ही कुछ बोल सकता है ना ही सुन सकता है। तुमने कुछ देखा है? क्या देखा है? उन्हीं को देखा है? तो बंदूक का डिटेल्स मिल गए, ये उनका फोटो। तुम इससे देखोगे तो पहचान जाओगे? यही था। तुम उसे टच करोगे पहचान जाओगे? जी हाँ। हवलदार गाड़ी निकालो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेरी वेल सर। सर मिस्टर रुपेश बजाज का फोन आया था, बहुत परेशान लग रहे थे। हाँ, क्यों? सर कह रहे थे कि अगर आपने उनकी मदद नहीं की तो उनको 50 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। हद करता है रुपेश भी। कितनी बार उसे समझाया कि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, डिवोर्स लॉयर नहीं। तलाक का केस नहीं लड़ सकता, समझता ही नहीं। पुराना दोस्त है मेरा, लेकिन इसमें मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ उसकी? रुपेश, तेरी ही बात हो रही थी यार। तू समझता क्यों नहीं कि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ? डिवोर्स केसेस केडी, अब ये डिवोर्स केस नहीं रह गया है, क्रिमिनल केस हो गया है। मेरी पत्नी का खून हो गया है और इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। प्लीज मेरी मदद करो। फोन ले लो इसका। चलो। रुपेश, क्या हुआ सर? केडी, मैं सच कह रहा हूँ यार, मैंने ये खून नहीं किया है। मैंने रेणुका को नहीं मारा है। तू कैसी बातें कर रहा है रुपेश? तुझे बरसों से जानता हूं मैं जानता हूं तू हत्या नहीं कर सकता। तुम बैठ। देख अब्बा, तुझ पर आरोप तो लगाया गया है, मुकदमा तो लड़ना पड़ेगा। तू चिंता मत कर। मैं जानता हूं निर्दोष है, मैं साबित भी करूंगा अदालत में। लेकिन मुकदमा लड़ने के लिए मुझे जानकारी चाहिए। ये बता कि अचानक ये लड़की तेरे जीवन में आई कैसे? तू तो जानता है केडी, ये मेरी दूसरी शादी थी। मोहिनी के मरने के बाद मैं एकदम अकेला हो गया था और अपने आप को पूरी तरह काम में मसरूफ कर लिया। ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, 10 साल अकेला रहा। फिर अचानक एक दिन ऑफिस की पार्टी में मेरी मुलाकात रेणुका से हो गई। हम जल्दी एक दूसरे के काफी करीब आ गए। और जल्दबाजी में ही हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। पर शादी के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उसने मेरे प्यार के लिए नहीं, मेरी दौलत के लिए मुझसे शादी की थी। आखिर तुम्हें इतने पैसे चाहिए क्यों? बताओ मुझे। देखो रुपेश, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी। चेक निकालो और साइन करो। नहीं,
तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। देखो, या तो तुम पैसे दे दो या फिर तो फिर क्या? अलग हो जाते हैं। डिवोर्स रुपेश, लेट्स गेट सेपरेटेड। उसकी तरफ से प्यार तो शायद शुरू से ही नहीं था और हमारे झगड़े दिन ब दिन बढ़ते गए। बेमतलब की लड़ाइयां हर रोज हर वक्त। फिर एक दिन उसने मुझसे तलाक मांगा और साथ ही साथ मेरी आधी जायदाद। आधी जायदाद किस बिना पर मांग रही थी वो? तलाक तो उसने मांगा था। शादी से पहले एक दिन बातों ही बातों में मैंने उससे वादा कर दिया था कि मैं उसे आधी जायदाद की मालकिन बना दूंगा। बस तब से अब तक वकीलों के चक्कर काटता फिर रहा हूं। ये बता कि उस दिन हत्या के दिन क्या क्या हुआ था? रेनू कहा तेरे बंगले पे कैसे, तू कहाँ था, ये सब बता। उसने मुझे बुलाया था। उसने मुझे फोन पर कहा कि कुछ जरूरी बातें करनी है। फोन पर बताने को तैयार ही नहीं थी, तो मैंने उसे वहां आ जाने के लिए कहा। तूने बुलाया था उसे बंगले? हाँ, पर मैं वहां गया ही नहीं था। ये खून मैंने नहीं किया है केडी। ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। केस तो तेरा पेचीदा है रुपेश, पर तू चिंता मत कर। मैं जानता हूं कि तू निर्दोष है और तेरे दोस्त केडी पाठक के होते हुए किसी निर्दोष को सजा नहीं हो सकती। योर लॉर्डशिप, ये पैसा बहुत गंदी चीज है और जिस आदमी को इसकी लालच हो जाए, ओहो हो, उसके सामने तो रिश्ते की भी कोई अहमियत नहीं। पैसा एक आम आदमी के लिए जरूरत है तो रईस के लिए शौक होता है। हमारे आज के इस केस में इस बात पर खास ध्यान दिया गया, नजर डाली गई कि पैसे के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है और मिस्टर रुपेश बजाज ने पैसे के लिए अपनी पत्नी का खून कर दिया। योर लॉर्डशिप। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये मुकदमा अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ और अभियोग पक्ष महोदय मेरे मुवक्किल पर दोषी होने का आरोप लगा रहे हैं। रुपेश जी और रेणुका जी का विवाह विच्छेद होने वाला, किंतु ये ऐसा कानूनी रीत से करना चाहते थे, हत्या करके नहीं। ये एक अच्छा वकील नियुक्त करना चाहते थे, इसी कारण से ये मेरे पास भी आए। ये वो हथियार है, रजिस्टर्ड हथियार, जिससे कि वो कत्ल हुआ है और ये हथियार जनाब रुपेश बजाज साहब के नाम रजिस्टर्ड है। राइट हुजूर, मेरे पास ये कुछ सबूत हैं, ये कागजात हैं जिस पर इनकी उंगलियों के निशानात भी पाए गए हैं इस हथियार पर। ये मैं आपकी नजर करता हूं। ये मेरा ही रिवॉल्वर है, पर मैं नहीं जानता कि ये मौका वारदात पर कैसे पहुंचा। एक बार मेरी गाड़ी में से सामान चोरी हुआ था तो उसके बाद से मैं ये सिक्योरिटी के तौर पर रखने लगा हूं, लेकिन आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। योर ऑनर, इनका रिवॉल्वर घटनास्थल पर कैसे पहुंचा इसके तो अनेक रास्ते में निकाल सकता हूं। तो ओके, एक मिनट। तो फिर जनाब केडी साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? योर ऑनर, ये रुपेश जी के बंगले की चाबियां हैं जहां पर रेणुका जी का खून हुआ था। क्यों रुपेश जी, ये आपके बंगले की चाबियां हैं ना? जी हाँ, ये मेरी ही बंगले की चाबियां हैं, पर मैं बहुत महीनों से वहां गया नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ रखी थी। योर ऑनर, रुपेश जी का पूरा ध्यान इनके काम में रहता था। ये छोटी छोटी चीजें, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ रखी हैं, गाड़ी कहाँ पार्क की, ये अक्सर भूल जाया करते थे। और इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं रुपेश जी की सेक्रेटरी लीसा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। ये कुत्ता अदालत में क्या कर रहा है? हवलदार, इसे बाहर निकाल दीजिए। योर ऑनर, ये मेरा है, मैं देख नहीं सकता ना, तो यही मेरा सहारा है, लेकिन ये पूरी तरह ट्रेंड है मेरे साथ रहने के लिए। योर ऑनर, ये इस केस का बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये रहेंगे तब तक ये कुत्ता भी रहेगा। मैं इसे संभाल लूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी, इसे यही रहने दीजिए प्लीज। और अगर परेशानी हुई तो मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। कार्रवाई आगे बढ़ाइए। लीजा जी, आप रुपेश जी की सेक्रेटरी हैं, कैसे बॉस
हैं रुपेश जी? बहुत अच्छे हैं। 15 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है मेरे पास, लेकिन मेरे इंटायर करियर में इनके जैसा अच्छा बॉस मैंने कभी नहीं देखा। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी कोई बदतमीजी नहीं। सुना है कि इन्हें और इनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी को अभी ने मिलाया था इन दोनों को। जी, यही मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। रेणुका बहुत खुदगर्ज थी, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। नहीं मतलब फिर कैसे जानती थी आप इनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी को? वो एक्चुअली मैं और रेणुका एक पीजी में साथ रहते थे। वो तभी एक स्ट्रगलिंग मॉडल थी। कुछ ही दिन में हम दोनों की दोस्ती हो गई और फिर दोस्ती में रेस्टोरेंट्स, डिस्को, पार्टीज, कॉफी वगैरह। सहेली थी आपकी रेणुका। तो रेणुका को रुपेश जी से आपने कब मिलाया, कैसे मिलाया? एक्चुअली एक शाम हमारे ऑफिस में पार्टी थी। रेणुका उस दिन घर पे थी तो मैंने सोचा उसे भी ले चलती हूँ। बॉस ने रेणुका को देखा और देखते ही उनसे प्यार करने लग गए और देखते देखते दोनों की शादी हो गई। सच बोलो तो उस वक्त मैं बहुत खुश थी। मेरे बॉस और मेरी बेस्ट फ्रेंड, इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग। योर विटनेस प्रोसिक्यूशन। पर धीरे धीरे मिस्टर रुपेश बजाज बदलने लगे। रुपेश जी बात बात पर गुस्सा होने लगे और एक पॉइंट पर आकर इतना गुस्सा हुए कि इन्होंने अपनी ही गन से अपनी बीवी रेणुका का कत्ल कर दिया। नहीं नहीं सर, रुपेश सर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, माना कि शादी के कुछ ही दिनों में दोनों में दरारें पैदा हुई और लोगों ने भी ये जान लिया था, लेकिन रुपेश सर इन्होंने जो कुछ भी किया वो उनकी गलती नहीं थी। रुपेश सर बहुत अपसेट थे। इतने पैसे किस लिए चाहिए? डिवोर्स? अब डिवोर्स की बात कहां से आ जाती है? जो करना है करो। आपका क्या मतलब है कि आप कुछ नहीं कर सकते? वो औरत मेरी आधी जायदाद मुझसे छीनना चाहती है। पर सर, आप ही ने तो उन्हें यह हक दिया है। यह एग्रीमेंट आप ही ने तो साइन किया है। वो एक छोटी सी गलती थी और एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। पूरे 50 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, कुछ करो। आई एम सॉरी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लगता है केडी के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। योर ऑनर, शादी के कुछ ही दिनों बाद मिस्टर बजाज परेशान रहने लगे। इन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि रेणुका ने इनसे शादी की है इनके पैसे के लिए और पैसे ये देना नहीं चाहते थे। फिर इन्हें यह भी महसूस होने लगा योर ऑनर कि अगर तलाक हो गया तो हर महीने भारी रकम रेणुका को खर्चे के लिए देनी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने उस तकलीफ को जड़ से ही खत्म कर दिया, यानी रेणुका का कत्ल कर दिया। नहीं, ये सच नहीं है। माना कि मैं उसके साथ खुश नहीं था, मगर मैंने उसका खून नहीं किया। मिस्टर बजाज, आप चुप रहिए। जब पूछा जाए तभी बोले। ये लॉर्डशिप, मैं इन्हीं के ऑफिस के पियन मिस्टर मयूर को यहां बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मैं ऐसे सुनवाई नहीं कर सकता। इस कुत्ते को बाहर ले जाइए। क्षमा कीजिएगा, ये कभी ऐसा नहीं करता है। पता नहीं आज इसे क्या हो गया है। जो भी हुआ है बाहर जाकर देखिए। जी, मैं लेकर जाता हूं इसे बाहर। मयूर। जी सर। कत्ल से एक दिन पहले तुम ऑफिस गए थे? जी, वैसे तो मैं रोज 6 बजे तक घर निकल जाता हूँ, लेकिन उस दिन कुछ काम ज्यादा आ गया था तो मैं उस दिन ऑफिस में ही रुक गया था। अच्छा मयूर, उस दिन ऑफिस में कोई ऐसी खास घटना हुई थी? जी, मुझे अपना काम करते करते ऑफिस में कुछ ज्यादा देर हो गई थी। लगभग सभी लोग ऑफिस से जा चुके थे। उसके बाद नहीं, कोई जरूरत नहीं ऑफिस से घर पे आने की। मैं अपनी चीजों पर तुम्हारा साया भी पड़ने देना नहीं चाहता हूँ।
नहीं, आखिरी बार। ओके ठीक है, मट के बंगले पर आ जाओ 3 साढ़े 3 बजे। चाबियां तो तुम्हारे पास भी हैं। रुपेश ने बहुत कोशिश की कि मामला कोर्ट के बाहर म्यूचुअली सेटल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी पत्नी रेणुका मानने के लिए तैयार ही नहीं। मामले को हाथ से निकलता देख रुपेश जी ने हमेशा के लिए रेणुका जी की जबान खामोश कर दी। मैंने मिलने के लिए नहीं बुलाया था उसे, उसने मुझे बुलाया था, और मैंने ये खून नहीं किया। देखिए बजाज साहब, आपको 12 ताकीद की जा चुकी है, इल्तिजा की जा चुकी है कि आप तभी जवाब दें जब आपसे पूछा जाए। मैं बोलूं, अगर आपको आपत्ति ना हो। जी प्लीज प्लीज। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय, ये जो 2 और 2 को जोड़कर 5 बना रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। रुपेश जी के विवाह विच्छेद का केस अदालत में चल रहा था, कुछ ही दिनों में परिणाम आने वाला था। इस मोड़ तक पहुंचकर वो अपनी पत्नी की हत्या क्यों करेंगे? अगर अपनी पत्नी की हत्या करनी होती तो पहले ही कर देते। जनाब केडी साहब, इसका भी जवाब है मेरे पास। मैंने अभी अभी अदालत को बताया और पहले भी बता चुका हूं कि इन्होंने 12 ये कोशिश की कि अपनी पत्नी से सुलह कर लें, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा था। मामले को उलझते देख योर ऑनर, बजाज साहब ने अपनी पत्नी को खत्म करने के लिए बहुत ही घटिया तरीके का इस्तेमाल किया। कुरैशी साहब, एक बात बताइए जी, क्या मेरे मुवक्किल के मुख पर मूर्ख लिखा हुआ है? मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर इन्हें हत्या करनी होती तो ये क्यों अपनी पत्नी को अपने ही घर बुलाते, उनकी हत्या अपनी ही लाइसेंस रिवॉल्वर से करते, ताकि सारे साक्ष्य इनके विरुद्ध संकेत दें। लेकिन अक्लमंद लोग ही कभी कभी बेवकूफाना हरकत किया करते हैं केडी साहब। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे पास 2 बड़े पुख्ता सबूत हैं जनाब। अदालत से मैं गुजारिश करूंगा कि 2 ऐसे गवाहों को मैं बुलाना चाहूंगा जो कत्ल के वक्त वहां मौजूद थे जहां बजाज साहब अपनी बीवी का कत्ल कर रहे थे। पहले गवाह संतोष कुमार। सर, वो मैं बंगले के बाहर बस स्टॉप पर खड़ा था। अचानक गोली चलने की आवाज आई। टफी मेरे को उस तरफ लेकर गया और इसी हड़बड़ाहट में मैं उस आदमी से टकरा गया। संतोष, कुछ याद आता है कैसा था वो आदमी? मतलब उसका शरीर, क्या बनावट, क्या कैसा था? जी हाँ, वो हट्टा कट्टा था। योर ऑनर, इनके विवरण के अनुसार तो वो व्यक्ति मैं भी हो सकता था। हट्टे कट्टे सैकड़ों लोग हैं इस शहर, कोई भी हो सकता था। वेल केडी साहब, मेरे पास एक और भी सबूत है। एक मिनट संतोष, जब तुम उनसे टकराए हट्टे कट्टे आदमी से, उसने क्या पहना हुआ था? कहीं कोई बात याद आती है कि क्या था उसके शरीर पर? जी, वो उस दिन, हाँ, उन्होंने सूट पहना हुआ था। जस्ट ए मोमेंट। ये देखो, इसे छूकर बताओ, क्या ये वही कपड़ा है जो उस दिन उस आदमी ने पहना हुआ था? जी हाँ, यही कपड़ा था। यकीनन? जी हाँ, मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता, लेकिन एक बार कुछ सुन लिया, सूंघ लिया और महसूस की हुई किसी भी चीज को मैं कभी नहीं भूल सकता। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। रुपेश जी, आप ही का सूट है ना? जी जी, पर उस दिन भी आपने यही सूट पहना हुआ था जिस दिन आपने अपनी पत्नी का कत्ल किया था। यस योर ऑनर, फिर से बहुत ही कमजोर दलील। इस कपड़े के थान में से ऐसे सैकड़ों सूट बने होंगे। जी केडी साहब, एक और पुख्ता सबूत है मेरे पास। संतोष, तुमने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने खास तरह की परफ्यूम लगाई हुई थी। क्या परफ्यूम थी वो? जी हाँ, एंजल परफ्यूम का एक्वा फ्रेश वर्जन था वो। जज साहब, अब मैं लीजा से कुछ सवाल करना चाहूंगा। लीजा, ये रुपेश जी को एक अजीब आदत है। तुम तो इनके साथ काम करती हो, तुम्हें तो पता होगा। ये परफ्यूम के बारे में कुछ अजीब सी आदत है इनकी। जी, एक्चुअली रुपेश सर को भूलने की आदत है। कभी कभी एब्सेंट माइंडेडली वो अपनी बीवी का परफ्यूम लगाकर ऑफिस आ जाते थे। योर ऑनर, एक हट्टा कट्टा आदमी
ऐसा ही, मेरा मतलब है वैसा ही मटेरियल पहने हुए, वैसा ही परफ्यूम लगाए हुए इन्हीं के बंगले से खून करके भागता है। ये कोइंसिडेंस की कुछ ज्यादती नहीं हो गई? थैंक यू वेरी मच लीजा, थैंक्स अ लॉट। योर ऑनर, अगर प्रोसिक्यूटर साहब को आपत्ति नहीं है तो मैं संतोष जी को एक बार कटघरे में बुलाकर उनसे प्रश्न करना चाहूंगा। अनुमति है। तो संतोष जी बताइए कि ये जो सुगंध को पहचानने का हुनर है, ये कैसे प्राप्त किया? वकील साहब एक बात बोलूं? बताइए ना। मेरे घर वाले कहते हैं कि मेरी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है। मेरी बेटी तो एक कॉस्मेटिक की दुकान में काम करती है, इसलिए मुझे परफ्यूम की अच्छी समझ है। अच्छा, राइट राइट राइट, रुकिए जरा, मैं आता हूं। जरा ये सूंघकर पहचान के देखिए, ये वही है जो उस दिन उस व्यक्ति ने लगाया था जो आपसे टकराया था? वकील साहब, आप ना मुझे फंसा रहे हैं। ये वो नहीं है, ये तो कूल कंफर्ट का हॉट एंड स्पाइसी वाला परफ्यूम है। अरे क्षमा कीजिएगा, भूल हो गई मुझसे। ये वाला है, देखिए, ये वाला ही है ना? ये भी नहीं है जी, ये एक्वा फ्रेश वर्जन ही है, लेकिन दूसरी कंपनी का है। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि संतोष जी सुगंध भली भांति पहचान सकते हैं, किंतु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि मेरे मुवक्किल हत्या के दिन घटनास्थल पर थे। मैं नहीं था योर ऑनर, मैं वहां नहीं था। जब ये हादसा हुआ तब मैं होटल सी व्यू में था। होटल सी व्यू? कोई सबूत है आपके पास? हाँ है। उस वक्त मैं अपने भतीजे अभय के साथ वहां पर था, आप उससे पूछ सकते हैं। बल्कि जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था तब मैं वहीं था। ये सच कह रहे हैं, ये उस दिन मेरे साथ होटल में ही थे। अभय, जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचो कि उस दिन 3 से 3:30 बजे के दरमियान तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ होटल के कमरे में थे या नहीं? वो एक्चुअली उस दिन मेरे को मेरी फ्रेंड का फोन आया था, तो 2:30-3 बजे के करीब मैं उससे मिलने चला गया। उस टाइम अंकल रूम में अकेले थे। जैसे मैंने कहा था योर ऑनर, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभय के जाने के बाद मिस्टर रुपेश होटल के कमरे में थे या नहीं। हो सकता है कि चुपके से अपने बंगले में जाकर अपनी पत्नी का खून करके वापस होटल के कमरे में आ गए। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यह है योर ऑनर कि इनका बंगला होटल सी व्यू से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। योर ऑनर, अगर मेरे पास रुपेश जी के उस होटल के कमरे में होने का कोई सबूत नहीं, तो अभियोग पक्ष के पास भी इनके घटनास्थल पर होने का कोई सबूत नहीं। सबूत है केडी साहब मेरे पास। योर ऑनर, मैं अपने अगले चश्मदीद गवाह कमलेश प्रधान, जो गूंगे और बहरे हैं, उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? योर ऑनर, ये मिस प्रतीक्षा है, इंटरप्रेटर है। कमलेश की साइन लैंग्वेज अदालत को समझाएंगी। प्रतीक्षा जी, पूछिए जरा, उस दिन इन्होंने क्या देखा? मैं घर जा रहा था और मेरे शूज की लेस खुल गई थी। योर ऑनर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने हत्यारे को देखते ही पहचान लिया तो फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं? मैं जब जूते की लेस बांध रहा था तब मैंने बंगलो के अंदर एक आदमी को जाते हुए देखा, सूट पहने हुए। फिर मैंने अपने जूते की लेस बांधी और वहां से चला गया।
योर ऑनर, ये सारा का सारा हादसा लगभग 2 मिनट के भीतर हुआ। कमलेश ने इन्हें बंगले के अंदर जाते हुए देखा। वो पलटकर जाने लगा कि तभी गन फायर हुआ और वहां मौजूद रेणुका जी की गोली लगने से मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर संतोष बंगले के अंदर भागा। भागते हुए खूनी से टकराया जो भाग रहा। योर ऑनर, कहानी अच्छी है। कहानी की पुष्टि करने के लिए मैं इंस्पेक्टर यादव को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इंस्पेक्टर यादव, क्या रुपेश जी का चित्र दिखाते ही कमलेश जी ने पहचान लिया था? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आपने स्केच क्यों नहीं बनवाया? आपने चित्र मिलने की प्रतीक्षा क्यों की? जी, हमने प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं करी, बल्कि तुरंत स्केच आर्टिस्ट को हम बुलाए और स्केच बनवाने लगे। तो कभी नाक लंबी हो जाती थी, कभी बाल छोटे हो जाते थे, तो स्केच बन नहीं पाया। स्केच बन नहीं पाया या कमलेश जी स्केच बना नहीं पाए? दरअसल वो विवरण सही से नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से वो स्केच। समझ गया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जो विवरण कमलेश जी दे रहे थे वो उचित नहीं था, जबकि कमलेश जी कह चुके हैं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से हत्यारे को देखा, किंतु वो विवरण देकर उनका स्केच नहीं बना। प्रश्न ये उठता है कि चित्र को देखकर जो पहचान उन्होंने की है उस पर कैसे विश्वास किया जाए? आपकी अनुमति हो तो मैं कमलेश जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। प्रतीक्षा जी, इनसे पूछिए कि चित्र देखकर जो इन्होंने हत्यारे की पहचान की थी उस पर हम विश्वास क्यों करें? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये वही है और ये वही है। अच्छा, इनसे पूछिए कि इन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था उस दिन इन्हें ही? हाँ। इन्होंने देखा था कि उस दिन वो व्यक्ति चश्मे पहने हुआ था कि नहीं? तो किस प्रकार के चश्मे पहने थे उस व्यक्ति ने? बड़ा चश्मा था और उसमें फ्रेम नहीं था। धन्यवाद, आप बैठिए। योर ऑनर, इस घटना को मैं अभी एक आकृति के द्वारा समझाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, ये रुपेश जी का बंगला है। ये बंगले का मेन गेट, बंगले के मेन गेट के पास बस स्टॉप है जहां पर संतोष जी खड़े थे अपने कुत्ते के साथ। कमलेश जी यहां से आ रहे थे और संभवतः इसी गेट से उन्होंने हत्यारे को अंदर जाते देखा। कमलेश जी ने यहां अपने जूते के फीते बांधे। इसी समय संतोष जी जो यहां खड़े थे उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी। मुख्य द्वार से उन्होंने प्रवेश किया और यहां पर कहीं वो हत्यारे से टकराए। अंदर जाते ही उन्हें लाश प्राप्त हुई और उन्होंने शोर मचाकर बाकी लोगों को बुलाया। कमलेश जी भी पीछे पीछे बंगले के अंदर आ गए। योर ऑनर, मिस्टर पाठक, ये सब हम सुन चुके हैं। इसे दोहराकर आप क्या बताना चाहते हैं? प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये पूरी घटना 2 मिनट के अंदर घटी। हत्यारा अंदर गया, रेणुका जी की हत्या की, वहां से भागते हुए संतोष से टकराया और फिर वहां से भाग गया। इस समय में चश्मे कब बदले हत्यारे ने? चश्मा? ये चश्मा कहां से आ गया? यही प्रश्न तो मैं संतोष जी से करना चाहता हूँ, योर ऑनर। आपकी अनुमति हो तो उन्हें कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है। संतोष जी, अपने कथन में आपने कहा था कि जैसे ही आपने बंगले के मुख्य द्वार से प्रवेश किया आपसे हत्यारा टकराया, जिसके कारण आप नीचे गिर गए। कुछ समय तक हत्यारे का चश्मा आपके हाथ में आया था। भाई साहब, ये आपका चश्मा ये गिर गया था यहाँ। ओ भाई साहब, आपके कथन में आपने ये भी कहा था कि आप देख नहीं पाते, किंतु जिस चीज को एक बार आप महसूस कर लेते हैं, छू लेते हैं, उसे आप याद रखते हैं।
जी। बताइए वो चश्मा कैसा था, आकार प्रकार कैसा था? जी वो बड़े साइज का था, वो चौकोर होता है ना, वैसा। बड़े साइज का चौकोर चश्मा। जी। धन्यवाद, बैठिए। योर ऑनर, दोनों गवाहों के कथन के बाद ऐसा लग रहा है कि या तो कमलेश जी ने किसी और ही व्यक्ति का वर्णन दिया है, उन्होंने ठीक से हत्यारे को देखा नहीं, या दोनों अलग अलग व्यक्तियों का वर्णन दे रहे हैं। आपका इशारा किसकी तरफ है? इनके जैसा सूट, इनके जैसा लेडीज परफ्यूम कोई और पहन कर आया था? ये तो मैं नहीं जानता योर ऑनर, किंतु इतना जानता हूं कि हत्यारा जो भी बड़ा शातिर है। एक ही बार में उसने रेणुका जी और रुपेश जी दोनों से अपनी दुश्मनी निकाल ली। रेणुका जी की हत्या कर दी और उस आरोप रुपेश जी को फंसा दिया। मुझे संदेह है योर ऑनर कि ये रुपेश जी के निकट का ही कोई व्यक्ति है, ना इनके बंदूक तक कैसे पहुंचता? रुपेश जी आप ही बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपकी आदतों के बारे में जानता हो, जिसे आपकी दिनचर्या योजनाओं के बारे में जानकारी रहे? कौन हो सकता है ऐसा आपके निकट का कोई? इस शहर में तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, मेरा भतीजा अभय और नम्रता है बस। और ऑफिस में सुनील पुरी मेरे करीबी है। सुनील पुरी जी, अच्छा। और रेणुका जी के निकट का कोई व्यक्ति, संबंधी, सहेली, मित्र? उसका कोई नहीं था। इनफैक्ट वो कभी अपने परिवार के बारे में कोई बात भी नहीं करती थी। मुझे तभी शक हो जाना चाहिए था। प्यार में ऐसा अंधा हो गया कि सही गलत की समझ ही नहीं। योर लॉर्डशिप, केडी साहब अभी तक किसी और को शक के दायरे में नहीं ला सके हैं और रुपेश को भी बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। तो फिलहाल रेणुका के कत्ल का आरोपी हम रुपेश को ही मानेंगे। केडी साहब अभी तक किसी और को शक के दायरे में नहीं ला सके हैं और रुपेश को भी बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। तो फिलहाल रेणुका के कत्ल का आरोपी हम रुपेश को ही मानेंगे। केस की पेचीदगी को समझते हुए यह अदालत मिस्टर पाठक को सबूत इकट्ठा करने के लिए 2 दिन का वक्त देती है। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। इस केस की कोई खोई हुई कड़ी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, मिल नहीं रही। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसने रुपेश की तरह कपड़े पहने, या तो उसका कोट या वैसे ही कपड़े से बना कोट। लेडीज परफ्यूम भी लगाया, इतनी डिटेलिंग कौन कर सकता है? तो एक काम कर, रुपेश के जीवन के हर पहलू के बारे में पता लगा, उसके जीवन का ब्यौरा निकाल। करना पड़ेगा कि रेणुका जी की मृत्यु से ऐसा कौन व्यक्ति था जिसको लाभ होता। हाय, मेरा नाम वरुण है। मैं मिस्टर केडी पाठक असिस्टेंट। हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे ऑफिस की हर चीज़ चेक करनी है। जी बिल्कुल, ये सर का केबिन है, आप जो चाहे चेक कर सकते हैं। आइए प्लीज़। थैंक यू।
तो उनकी बंदूक यहाँ रहती थी? जी। इसे लॉक करके नहीं रखते थे? अभी भी खुला हुआ? जी नहीं। ओह, सर का पेन। नाइस पेन। सर ये लीजिए। इस लिस्ट में सारे ऊपर से नीचे तक हर कर्मचारी के नाम और नंबर है। जी, सारे के सारे। अच्छा मिस्टर पुरी, मुझे एक बात बताइए, ऑफिस में वो कौन लोग थे जो मिस्टर बजाज की दिनचर्या के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे? मेरा मतलब ये है कि वो कब आते थे, कब जाते थे, किससे मिलते थे, कौन से डोर में क्या कहाँ रखते थे? सर, किसी एक व्यक्ति के बारे में इशारा करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिस्टर बजाज कभी भी किसी चीज़ को कहीं भी रखकर भूल जाते थे, इसलिए सारे ड्रॉवर्स खुले रहते हैं। एक चीज़ को ढूंढने के लिए 10 जगह चेक करना पड़ता है। अब इसे ही देखिए ना, ये सब होने के 2 दिन पहले ही मिस्टर बजाज पूरी ऑफिस पर चिल्लाने लगे कि उनका पेन कहाँ गया। दरअसल ये पेन बहुत महंगा है, उनके एक दोस्त ने उन्हें प्रेजेंट किया था, और देखिए ये मिला भी तो सर के ड्रॉवर में। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी चीज़ तक ऑफिस का कोई भी इंसान बहुत आसानी से पहुंच सकता था। जी। अच्छा, ऑफिस में कोई ऐसा इंसान जो उन्हें नापसंद करता था? मेरा मतलब मिस्टर बजाज ने किसी पर चिल्लाया हो या डांटा हो, कोई इंसान जो नाराज हो, उनसे बदला लेना चाहता हो। मेरा मतलब मिस्टर बजाज ने किसी पर चिल्लाया हो या डांटा हो, कोई इंसान जो नाराज हो, उनसे बदला लेना चाहता हो। बिल्कुल नहीं सर, मिस्टर बजाज कभी किसी के साथ बदतमीजी से पेश ही नहीं आए। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी कर्मचारी इस कंपनी को ज्वाइन किए हैं, आज तक वो यहीं टिके हुए हैं। ऐसे बॉस इस दुनिया में कहाँ मिलते हैं। आइए आइए संतोष जी, आइए बैठिए। जी बिठाओ। जी धन्यवाद। देखिए ना आज कितना शांत है ये। उस दिन अदालत में पता नहीं इसे क्या हो गया था। अदालत में इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर चौंक क्या हुआ? जी शायद। हाँ संतोष जी, यहाँ आने का आभार मानता हूँ मैं आपका। बताइए, आप तो उस दिन घटनास्थल पर थे, बाकी बातें तो आप अदालत में बता ही चुके हैं। कोई ऐसी बात जो आपको याद न रही हो, स्मरण न रहा हो, सोच के बताइए। जी तभी भागा और मैं भी उसके साथ साथ बंगले की तरफ भागा। सर तभी एक आदमी मुझसे टकराया और उसका चश्मा मेरे हाथ में आया। मैंने उस आदमी को उसका चश्मा लौटाया और मैं लाश की तरफ चला गया। ये सारी बातें तो आप अदालत में कह चुके हैं। मैं पूछ रहा था कि इनके अतिरिक्त अगर बात कोई घटना घटी हो, कोई वाहन गया हो। जी हाँ, मैंने एक आवाज सुनी थी। कहाँ? बंगले के अंदर से? जी हाँ, मैं जिस वक्त बस स्टॉप पर खड़ा था ना, उसी वक्त वो आवाज बंगले के अंदर से आई थी और वो किसी औरत की आवाज थी। महिला की आवाज? क्या क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा कुछ बोल रही थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती? जी। या सकता? जी नहीं, आई एम श्योर, मैंने सुना था अपने कानों से। वो कह रही थी कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। संभवतः ये आवाज रेणुका जी की रही होगी। सब ठीक हो गया, अब रुपेश को कोई भी नहीं बचा सकता। वो टॉप का वकील केडी पाठक भी नहीं। हम जिस आदमी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो आदमी नहीं औरत है। तो संतोष जी के अनुसार उन्होंने संभवतः रेणुका को ये कहते सुना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है वरुण कि वहां बंगले के अंदर कोई पुरुष नहीं था, महिला थी।
संभवतः यही वो खोई हुई कड़ी है जिसे हम ढूंढ रहे थे। इन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि रेणुका ने इनसे शादी की है इनके पैसे के लिए, और पैसे ये देना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने उस तकलीफ को जड़ से ही खत्म कर दिया, यानी रेणुका का कत्ल कर दिया। अगर इन्हें हत्या करनी होती तो ये क्यों अपनी पत्नी को अपने ही घर बुलाते, उनकी हत्या अपनी ही लाइसेंस रिवॉल्वर से करते, ताकि सारे साक्ष्य इनके विरुद्ध संकेत दें। योर ऑनर, ये सारा का सारा हादसा लगभग 2 मिनट के भीतर हुआ। कमलेश ने इन्हें बंगले के अंदर जाते हुए देखा। गोली की आवाज सुनकर संतोष बंगले के अंदर भागा, भागते हुए खूनी से टकराया। कोई ऐसी बात जो आपको याद न रही हो? जी हाँ, मैंने एक आवाज सुनी थी बंगले के अंदर से, और वो किसी औरत की आवाज थी। क्या क्या कह रही थी वो कह रही थी कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सब ठीक हो गया, अब रुपेश को कोई भी नहीं बचा सकता। संभवतः यही वो खोई हुई कड़ी है जिसे हम ढूंढ रहे थे। योर ऑनर, इस मुकदमे का आधार ये है कि रुपेश जी की पत्नी रेणुका जी की हत्या हुई रुपेश जी के मड आइलैंड वाले बंगले से, और इसका आरोप रुपेश जी पर लगाया। कमलेश जी, जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उन्होंने खूनी को बंगले में जाते हुए देखा दोपहर के करीब 3 साढ़े 3 बजे, और दूसरे संतोष ये बंगलों के ठीक बाहर बस स्टॉप पर थे। ये देख नहीं सकते योर ऑनर, पर गोली की आवाज सुनते ही ये बंगले में चले गए और खूनी इनसे टकराया। संतोष जी ने उसके सूट का मटेरियल पहचाना। जी हाँ, यही कपड़ा था। तुमने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने खास तरह की परफ्यूम लगाई हुई थी। क्या परफ्यूम थी? एंजल परफ्यूम का एक्वा फ्रेश वर्जन था वो। और ये भी बताया कि उसने बड़े फ्रेम के चश्मे पहने थे। फिर इन्हें वहां रेणुका की लाश मिली। शोर मचाकर इन्होंने लोगों को आगाह किया। पुलिस को लाश के पास से एक बंदूक बरामद हुई जो रुपेश जी के नाम रजिस्टर्ड है। पिछली सुनवाई में ये बात भी सामने आई है कि घटना स्थल पर हत्यारे ने जो चश्मा पहना था, जिसका वर्णन 2 गवाहों ने किया, वो चश्मा योर ऑनर मेरे मुवक्किल रुपेश जी के चश्मे से विपरीत बिल्कुल अलग है। योर ऑनर, प्रश्न ये उठता है कि अगर यह हत्या रुपेश जी ने नहीं की तो हत्यारा कौन है? हत्यारा वही है योर ऑनर जिसको रेणुका जी की मृत्यु से और रुपेश जी के दंड पाने से सबसे अधिक लाभ था। इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं संतोष जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। संतोष जी, उस दिन आप बंगले के बाहर बस स्टॉप पर खड़े थे। आपने अपने कथन में कहा कि आपने वहां खड़े खड़े गोली चलने की आवाज सुनी। केवल गोली चलने की आवाज सुनी थी या कोई और स्वर भी पहुंचा था आपके कानों तक? कुछ और सुना था? जी सुनी थी ना, एक औरत की आवाज सुनी थी। औरत की आवाज सुनी थी आपने? क्या कह रही थी औरत की आवाज? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती? जी। अच्छा संतोष जी, मैं अपने दूरभाष यंत्र पे एक चलचित्र चलाता हूँ। आप देखिए अगर इसमें से कोई आवाज पहचान में आती है या जी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक मिनट, रोकिए। रोका? इस आवाज को दोबारा सुनाइए। रिवाइंड करूं फिर से? ये नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जी हाँ, ये उसी औरत की आवाज है। योर ऑनर, जिस स्वर को संतोष जी ने पहचाना है वो रेणुका जी का स्वर है। मगर रेणुका जी उस दिन हादसे के समय ये कह रही थी कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसका अर्थ ये निकलता है कि वो किसी महिला से बात कर रही थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। केडी साहब, आपके कहने का मतलब है कि खूनी एक आदमी नहीं बल्कि... योर ऑनर, कुरैशी साहब बिल्कुल ठीक समझे। ये हत्या पुरुष ने नहीं, किसी महिला ने की है। तभी तो लेडीज परफ्यूम की सुगंध आ रही है। ऑब्जेक्शन वंस अगेन योर ऑनर। संतोष ने कल अपने बयान में ये बात की है कि वो जिससे टकराए थे योर ऑनर, वो एक बड़ी कद काठी वाली रिष्ट पुष्ट आदमी थे। तो फिर ये अचानक औरत कहां से तशरीफ ली? संतोष जी बेचारे देख नहीं पाते। बिला शक हो सकता है इन्हें जाति पहचानने में अभी धक्का ही लगा था। जाति पहचानने में भूल हो गई होगी इनसे।
अरे जनाब केडी साहब, अब ये मत फरमाइएगा कि टकराने के बाद वो इतना भी नहीं पहचान सके कि वो आदमी था या औरत थी। आजकल तो कुरैशी साहब औरत और आदमी को छोड़िए ना ये बातें। चलिए एक काम करिए, आप आंखें बंद करके यूं खड़े रहिए सामने। छोड़िए, अभी क्या शगुफा है ये? विश्वास रखिए मुझ पर। आप आंखें बंद करिए। चलिए। लगा धक्का? हाँ। कौन था बताइए? अम्मा केडी साहब, ये पुराने तरीके हैं आपके, मुझे मालूम है। आपका असिस्टेंट वरुण। नहीं नहीं, देखिए ये थी मोहतरमा जी। आप बैठिए। यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कुरैशी साहब। योर ऑनर, अगर संतोष जी का कथन सत्य है तो ये हत्या किसी पुरुष ने नहीं, महिला ने की। अब सोचने वाली बात यह है कि वो महिला कौन है जिसे रेणुका जी की मृत्यु से लाभ हुआ। सर्वप्रथम मैं लीसा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। हाँ लीसा जी बताइए, हत्या के समय आप कहाँ थे? ऑफिस में। सोच के बताइए। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं ऑफिस में थी। देखिए, आप कह रही हैं कि आप ऑफिस में थी, लेकिन ऑफिस के बाकी लोग कह रहे थे कि आप ऑफिस में थी ही नहीं, कहीं बाहर थी। अब कुछ काम हो सकता है, काम की वजह से कुछ देर के लिए बाहर निकल गई। लेकिन अगर मैं एक जगह मौजूद नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दूसरी जगह मौजूद थी। वकालत करनी चाहिए आपको, ठीक कहा। लेकिन ये बताइए कि जब रेणुका जी का नाम उठा है अदालत में, मैंने देखा कि आप बहुत क्रुद्ध हो गई, ऐसे उग्र हो गई, नाराज हो गई। क्या किसी बात का बैर था आपके मन में रेणुका जी के प्रति? ऑब्वियसली। देखिए ना सर की हालत देखिए। रेणुका की वजह से सर यहाँ अदालत में खड़े हैं। चिंता होती है आपको अपने सर की। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेणुका जी को हटाकर अपनी सर के जीवन में आप रेणुका जी की जगह लेना चाहती थी, पाना चाहती थी अपने लिए? ये क्या कह रहे हो केडी? लीजा और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई फीलिंग नहीं थी। बजाज, आपकी ओर से इनके प्रति न, इसका ये अर्थ नहीं निकलता कि इनकी ओर से आपके प्रति नहीं। योर ऑनर, इनके कार्यालय में जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला है कि 2 वर्षों से लीसा जी बजाज साहब के साथ कार्य कर रही हैं और इस समय क्षण भर के लिए भी ये इनसे अलग नहीं। मेरे काबिल सहायक वरुण ने रुपेश जी के ऑफिस में पूछताछ की और पता लगाया कि लीजा हर समय रुपेश जी के आसपास ही रहती। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये तो हद हो गई, सरासर इल्जाम है। ऑफिस में रहते हुए कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के आसपास नहीं होगी तो कहां होगी? नहीं योर ऑनर, केवल आरोप नहीं लगा, इस बात को सिद्ध भी कर सकता हूं मैं। अब हमारे घरों में ही सेवक सेविकाएं हर 10-12 महीने में वेतन वृद्धि की मांग करती हैं। ऐसे में लीसा जी 2 वर्षों से रुपेश जी के यहाँ काम कर रही हैं, उसी वेतन पर। मांग भी नहीं की कोई। हो सकता है कि उनके पास कोई दूसरी चॉइस या आपके हिसाब से विकल्प ना रहा। अचंभे की बात है कुरैशी साहब, के विकल्प था। कुछ ही समय पहले रुपेश जी के एक मित्र ने इन्हें दुगने वेतन पर अपनी कंपनी में रखने का प्रस्ताव दिया, किंतु ठुकरा दिया आपने, ठुकरा दिया था। सच है कि नहीं? बिल्कुल सही है। क्यों? वो क्या है ना, मुझे लगा था सर मेरे काम से प्रसन्न होकर मुझे प्रमोट करेंगे और किसी दूसरी कंपनी में पैसों का लालच करने से अच्छा है उसी कंपनी में प्रमोशन पाए। बड़े उच्च विचार हैं आपके लीसा जी, सुनकर प्रसन्नता हुई। चलिए ये बताइए कि वो जो छोटा सा स्थान था आपका, वो मेज जो रुपेश जी के कैबिन में ही रखा था, जिस पर से आप अपना कार्य करती थी, वो छोड़ना राजी नहीं था, जबकि आपको अपना स्थान दिया गया था, आपको अपना कैबिन दिया गया था, किंतु फिर भी आप रुपेश जी के कैबिन में रहना चाहती थी। ऐसा क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि मैं सर के पास रहना चाहती थी। मैं सर से प्यार करती हूँ।
लीजा, ये क्या कह रही हो तुम? यही तो योर ऑनर, यही तो मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था अदालत में कि लीसा रुपेश जी से प्रेम करती थी। हमेशा पूरा समय इनके साथ रहती थी, हर मीटिंग इनके साथ अटेंड करती थी। इनके सामान तक पहुंचना, जैसे कि घर की चाबियां, इनका सूट, इनका बंदूक इत्यादि इत्यादि, ये लीसा जी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। केडी साहब, कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके कुछ पन्ने छूट भी रहे। क्या कीजिए, संतोष जब खूनी से टकराया था तो उसके हाथ एक चश्मा लगा था। और अपने उल्टे हाथ की तरफ देखिए, लीजा चश्मा पहनती ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? जी पहनती है चश्मा, आप ध्यान से देखिए। मैं ध्यान से क्या देखूं, आप मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं कर रहा है, देखिए लीजा जी पहनी हुई हैं लेंसेज। योर ऑनर, जिस प्रकार से और लोग भी बाहर जाते समय या कार्यालय जाते समय चश्मे उतार कर नंबर वाले लेंसेज पहनते हैं, लीजा भी उसी प्रकार से बाहर जाते समय या अदालत आते समय लेंसेज पहनते हैं। किंतु कभी कभी अपने चश्मे भी पहनती है। संभव है कि उस दिन लीजा जी ने अपने चश्मे पहने थे, जो चश्मे संतोष जी के हाथ लगे। क्यों? चलिए, आपकी इस बात को मैं मान लेता हूं, लेकिन आप जरा मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिए। समझाइए। जी, लीजा अगर रुपेश जी से प्यार करती थी या करती है और उनसे शादी करना चाहती थी, तो फिर वो रुपेश जी का कोट पहनकर उनको फंसाने की कोशिश क्यों कर रही थी? योर ऑनर, हर कत्ल का एक मकसद हुआ करता है। लीजा अगर दीवानावार रुपेश से मोहब्बत करके उससे शादी करना चाहती थी, और लीजा को अच्छी तरह से मालूम था कि रुपेश रेणुका के प्यार में गिरफ्त हो चुके हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो फिर शादी से पहले ही लीजा ने रेणुका का कत्ल क्यों नहीं करवा दिया? जज साहब, कमलेश जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने औरत को नहीं देखा था, मैंने आदमी को ही देखा था। योर ऑनर, इनकी बात का कैसे विश्वास किया जाए जबकि अब तक इनकी कोई बात ठोस साबित नहीं हुई है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आदमी को ही बंगले के अंदर जाते हुए देखा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, केडी साहब अदालत में इस तरह इशारेबाजी से बात नहीं कर सकते। योर ऑनर, मैं केवल कमलेश जी से इतना पूछ रहा था कि जब ये बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो इतना विश्वास से कैसे कह रहे हैं। उत्तर में इन्होंने कहा कि मैंने उस आदमी को किसी को हाथ हिला के इशारा करते हुए देखा था। वो औरत नहीं थी, वो आदमी ही था। केडी साहब, कोशिश तो बहुत अच्छी थी आपकी, पर सॉरी, सुना आपने, वो मर्द ही था, औरत नहीं। योर ऑनर, कुरैशी साहब अगर मेरी भूल पकड़ने के स्थान पर सत्य को पकड़ने का प्रयास कर रहे हो तो संभवतः सुनते जो मैंने सुना कमलेश जी के कथन। कमलेश जी ने कहा कि उन्होंने मर्द को देखा, एक पुरुष को देखा, और वो पुरुष किसी को इशारा कर रहा था।
योर ऑनर, प्रश्न है कि क्या इशारा कर रहा था, इशारे के द्वारा क्या कहना चाह रहा था? इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है योर ऑनर कि किसे इशारा कर रहा था? स्पष्ट बात है योर ऑनर कि हम जब किसी को इशारा करते हैं तो किसी दूसरे को ही इशारा करते हैं, स्वयं को नहीं। आपका मतलब है कि खूनी एक नहीं दो हैं? बिल्कुल उचित बात कही आपने योर ऑनर। हत्यारे दो हैं, एक पुरुष एक महिला। योर ऑनर, कमाल की बात है, इतनी भरी दोपहर में किसी को एक औरत दिखाई नहीं दी। वो इसलिए कुरैशी साहब क्योंकि पुरुष और महिला दोनों अलग अलग समय पर वहां पहुंचे थे। पहले महिला अंदर जा चुकी थी और जब पुरुष अंदर जा रहे थे उस समय कमलेश जी ने उन्हें देखा। उसी प्रकार से संतोष जी से एक पुरुष टकराया था, किंतु घटनास्थल पर लेडीज परफ्यूम की सुगंध थी। वैसे पाठक, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? अभी तो यह कहना कठिन है योर ऑनर, पर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि बहुत ही चतुरता से खेला गया खेल है। दो गवाहों को जिस प्रकार से गुमराह किया गया है, यह एक सोचा समझा षड्यंत्र है योर ऑनर। और इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैं रुपेश जी के भतीजे अभय और उनकी पत्नी नम्रता से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। केडी, ये तुम क्या कह रहे हो? रुपेश जी, ये दोनों इसमें शामिल नहीं हो सकते, इन पर मुझे पूरा भरोसा है। रुपेश जी, मुझे अपना कार्य करने दीजिए। धन्यवाद। अभय जी, रुपेश जी के व्यवसाय में आप उनका हाथ बटाते हैं, बताइए क्या क्या उत्तरदायित्व किया है रुपेश जी? मैं बस उतना ही करता हूँ जितना अंकल कहते हैं, बस कोई खास जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, क्या मेरा ऐसा कहना मेरी भूल होगी कि अपनी संतान न होने के कारण ये आपको अपना बेटा मानते हैं? नहीं, ये सच है योर ऑनर। अभय जी से रुपेश जी प्रेम करते हैं, इन्हें अपना सुपुत्र मानते हैं। लोगों को लगा था कि रुपेश जी के बाद व्यवसाय, केवल व्यवसाय ही नहीं, व्यवसाय के साथ पूरी धन संपत्ति सब रुपेश जी के नाम हो जाएगी। रुपेश जी को भी ऐसा ही लगा था, किंतु रेणुका जी विवाह विच्छेद के साथ साथ धन संपत्ति का आधा हिस्सा मांगा था। तो संभव है योर ऑनर कि रुपेश जी को लगा हो कि जिस धन संपत्ति के ये अधिकारी हैं उसी से इन्हें वंचित किया जा रहा है। संभवतः इसी कारण अभय जी आपने रेणुका जी को रास्ते से हटाने की, उनकी हत्या करने की योजना। योर ऑनर, मैं रुपेश जी को वर्षों से जानता हूँ। एक समय जब हम दोनों की भेंट हुई थी तब रुपेश जी ने मुझसे कहा था कि पता नहीं आजकल मेरा भतीजा अभय किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। रुपेश, मुझे तो लड़का समझदार ही लगता है। तो तू ही कह रहा था कि वो अपनी पत्नी नम्रता के साथ मिलकर तेरा व्यवसाय अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। हाँ, वो तो है, पर कभी कभी अपना नया अलग बिजनेस शुरू करने की बातें करते हैं। कभी किसी रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने की, तो कभी किसी फिल्मों में। पता नहीं कौन ये सब बातें उनके दिमाग में डालता रहता है। हाँ रुपेश, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। मुझे नहीं लगता तुझे इस बात को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। इस उम्र में मन विचलित होता है, लोग दोस्तों की बातों में भी आ जाते हैं। कुछ समय प्रतीक्षा करके देख ले। अभय जी, क्या मेरा ऐसा कहना मेरी भूल होगी कि रुपेश जी तो आपको अपना सुपुत्र मानते थे, किंतु आपकी नजर केवल इनके जायदाद पर थी। आपने सोचा कि रेणुका जी को मारकर उनकी हत्या करके उस आरोप में रुपेश जी को फंसा दिया जाए तो पूरी जायदाद आपकी हो जाएगी, और ऐसा आपने किया। चाचा जी, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? नहीं, क्यों ना लगे, क्यों ना लगे ऐसा। अब बताइए, जब उस होटल में आप मिलने गए थे अपने चाचा जी से, अचानक 1-1.5 घंटे के लिए अपनी पत्नी समेत आप कहां गए? बोलिए बोलिए, कहां गायब हो गए? प्राय अपराधी के पास उत्तर नहीं है। योर ऑनर, मैं पुनः अदालत को स्मरण करा दूं कि सीवीयू होटल से रुपेश जी का बंगला 5 मिनट की दूरी पर ही है।
रुपेश जी, आप अदालत को बताइए कि उस दिन क्या बातचीत हुई थी अभय जी के साथ आपकी, क्यों मिलने आए थे आपसे? पता नहीं, उस दिन मुझे अभय का फोन आया। उसने मुझे जल्दी से होटल सी व्यू में आने के लिए कहा। वहां पहुंचा तो उसने कहा कि एक स्वीट बुक किया है। कोई सेलिब्रेशन की अधूरी सी बात कर रहे थे कि अचानक से फोन आ गया और वो चले गए। क्या समझा नहीं मैं, किस बात का ये जलसा था, सेलिब्रेशन क्या था? किसी का जन्मदिन था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, अभय और नम्रता अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, किसी भी बात को लेकर पार्टी कर लेते हैं, तो इतना नहीं सोचा मैंने। अरे भाई क्या बात है, सब ठीक तो है ना? ये अचानक से मुझे यहाँ होटल क्यों बुला लिया? चाचा जी, आपके एक छोटा सा सरप्राइज है। क्यों बे, बता दे? तुम रुको चाचा जी, एक खुशखबरी है, बस वही आपके साथ बांटना चाहते हैं। अरे क्या है, बताओ भी। अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? आप ऐसा कीजिए, आप एक कप कॉफी पीजिए, हम जरा जल्दी से बाहर होके आते हैं। बाहर? अरे भाई मुझे भी जल्दी कहीं जाना है। चाचा जी, आपको मेरी के समय आप कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यूं गए और यूं आए, बस आप हमारे लौटने तक का इंतजार कीजिए प्लीज। अरे भाई नमो, मुझे रेणुका से मिलने एक्चुअली मट के बंगले तक जाना है। चाचा जी, मैं कुछ नहीं जानती, हम उन्हें यही बुला लेंगे, बस आप हमारे लौटने तक यही इंतजार कीजिए। हम लोग यूं गए और यूं आए। चलो अबे। चलो। ओके चाचा जी, बाय। ओके चाचा जी। विचित्र बात है कि आपने और आपकी पत्नी नम्रता ने रुपेश जी को अपने बंगले पर जाने से रोका, अपनी पत्नी रेणुका जी से भेंट करने से रोका, और फिर आप अपनी पत्नी समेत गायब हो गए। ऐसे में इनके बंगले की चाबियां और इनका सूट प्राप्त करना आपके लिए कोई कठिन बात तो रही नहीं है। नहीं केडी सर, ये सब गलत है। हमने चाची को नहीं मारा, बल्कि हम तो। नम्रता बैठ जाओ। अबे मुझे बोलने दो, ये सब गलत है। तुम अदालत को बता क्यों नहीं देते? तुम्हें तो मैंने पहले ही बोला था कि पहले दिन अदालत को सब सच बता दो। मैंने कहा चुप हो जाओ। तुम बोलते क्यों नहीं? मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं जज साहब को सब सच बता के रहूंगी। जज साहब, हम लोगों ने एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी प्लान की थी चाची के घर वापस लौटने की खुशी में। चाची रुपेश चाचा से कोई जायदाद लेने के लिए नहीं मिलना चाहती थी, बल्कि वो तो सारे लड़ाई झगड़े खत्म करके घर वापस आने चाहती थी। नम्रता, ये तुम क्या कह रही हो? अभय, क्या ये सच है? रेणु वापस आना चाहती थी? जी चाचा जी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसीलिए तो हमने स्वीट बुक कराया था। रेणु चाची ने नम्रता को फोन करके बताया था कि वो वापस लौटना चाहती है। जज साहब, मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। जज साहब, पिछले 1 साल में मैं और रेणुका चाची बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। वो मुझसे अपनी हर बात शेयर करती थी, कुछ नहीं छुपाती थी मुझसे। और फिर आप दोनों के डिवोर्स की बात चली और वो बात अदालत तक पहुंच गई। चाची जी ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो आपसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने मुझे खुद फोन करके बोला कि वो सबसे खुश नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नम्रता, ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने रुपेश के साथ ठीक नहीं किया। मैं ये डिवोर्स केस वापस लेना चाहती हूँ। मतलब तुम्हें डिवोर्स केस वापस लेना चाहती हो? चाचा जी के पास वापस आना चाहती हो? ओह माय गॉड रेणुका, इट्स सच अ गुड न्यूज़। तुम्हें नहीं पता चाचा जी तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो ये सब जान के कितना खुश होंगे। जानती हूँ, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें मिलकर सब कुछ बता देना चाहती हूँ और उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो मैं उन्हें फोन करूँ? नहीं, तुम मत फोन करो, मैं करूँगी और सामने से सारी बातें कह दूंगी। अच्छा ठीक है, एज यू विश। हम बहुत खुश थे, आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए आपको कॉल करके होटल बुलाया और रुकने को कहा। हम बाकी दोस्तों को भी इनवाइट करना चाहते थे और सोचा था कि रेणु चाची को भी वहीं बुला लेंगे। हेलो, अरे भैया केक कब लेके आएंगे आप? अच्छा सुनो, उसमें 50 रेड रोज के बुके और ऐड कर लेना। ओके। हेलो मिस्टर कपूर, चाचा जी और रेणु चाची ने आपस के डिफरेंसेस सुलझा लिए, तो हमने आज शाम को एक पार्टी रखी है। आप प्लीज आइएगा भाभी जी को लेके, वो भी जल्दी। और फिर ये सब हो गया। आप पहले से इतना दुखी थे और हम ये सब बता के आपको और दुखी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हम चुप रहे।
तो भतीजा बेटा ही निकला केडी साहब। ना पैसों की लालच, ना जायदाद का मोह। अब क्या कहेंगे हुजूर? बताइए मिस्टर पाठक, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? इस समय कुछ नहीं पूछना चाहता हूं योर ऑनर, किंतु हाँ, जितने साक्ष्य हैं उनकी एक बार फिर जांच करने का समय चाहता हूं। ठीक है केडी, अदालत की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे के बाद वापस शुरू की जाएगी। समझ में नहीं आ रहा, जितना इस केस को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं और उलझता जा रहा है। सर, अगर नम्रता और अभय निर्दोष हैं तो फिर शायद ये काम किसी बिजनेस राइवल ने किया। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये जो भी है, रुपेश जी, अभय और नम्रता के आसपास का ही कोई व्यक्ति है, उनके निकट का व्यक्ति। नहीं तो सोच, उनकी चाबियां, उनके कोट, उनके बंदूक तक कैसे पहुंच सकता है वो व्यक्ति? सर, मगर नम्रता और अभय के अलावा और कौन है आसपास उनके? 2 व्यक्ति हैं मेरे अनुसार, एक पुरुष एक महिला। फिर रेणुका जी ने जो नम्रता से कहा था कि मुझे न चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा, इस वाक्य का क्या अर्थ होता है? योर ऑनर, इस मुकदमे में मिस्टर रुपेश बजाज मुख्य आरोपी केवल इस कारण बने क्योंकि इनके पास रेणुका जी की हत्या करने का उद्देश्य था, जो ये था कि ये अपनी पत्नी रेणुका जी के साथ अपना विवाह विच्छेद करना चाहते थे। किंतु अदालत में इनके भतीजे आनंद और उनकी पत्नी नम्रता जी ने जो कथन दिया, उसके अनुसार प्रमाणित होता है कि रेणुका जी इनके पास लौटना चाहती थी, इनके साथ अपने संबंध सुधारना चाहती थी। तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं केडी साहब आप? कुरैशी साहब, अगर रुपेश जी बंगले पर गए होते तो वहां संबंध सुधारने की बात होती, धन संपत्ति का बंटवारा करने की बात न होती, तो झगड़ा नहीं होता। इससे यह प्रमाणित होता है कि इनके पास रेणुका जी की हत्या करने का कोई उद्देश्य था ही नहीं। योर ऑनर, इन बातों से कुछ ऐसा प्रमाणित होता है कि बजाज साहब ने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। अगर ये अपनी पत्नी के हत्यारे नहीं हैं, तो असल हत्यारा कौन है? आनंद और नम्रता के अतिरिक्त कौन है योर ऑनर, जो जानता था कि रेणुका जी रुपेश जी के पास लौट आना चाहती है, इनके साथ अपने संबंध सुधारना चाहती है? कौन है योर ऑनर जिसको रेणुका जी के लौट आने से नुकसान होता? हो सकता है रेणुका जी का कोई पुराना आशिक, जो ये नहीं चाहता था कि रेणुका जी वापस रुपेश जी के पास जाएं। कृपया बताइए कुरैशी साहब की वो महिला जो उस दिन बंगले पर उपस्थित थी, जिसे रेणुका जी ने बोला था तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो कौन थी? योर ऑनर, स्पष्ट है कि रेणुका जी उस महिला को जानती थी। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि ये केस उतना साधारण है जितना कि हम समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही विशाल षड्यंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। मिस्टर पाठक, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। योर ऑनर, मैं अदालत के समक्ष समाचार के कटे हुए कुछ टुकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि हमारे देश में कुछ ऐसे गिरोह हैं जो महिलाओं का विवाह कुछ ऐसे अमीर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को फंसाने के लिए करते हैं, ताकि विवाह विच्छेद कर देने के बाद उनकी जायदाद का हिस्सा, उनकी संपत्ति का हिस्सा प्राप्त कर सकें। आपके कहने का मतलब है केडी साहब कि रेणुका ने रुपेश जी को पैसों के लिए फंसाया था? अब ये बात तो रुपेश जी स्वयं ही बता चुके हैं अदालत में कुरैशी साहब। योर ऑनर, रेणुका जी ने रुपेश जी के साथ ये खेल तो खेला, किंतु इस खेल में वो अकेली नहीं थी। संभवतः
किसी ऐसे गिरोह का मोहरा बनी थी रेणुका जी, किंतु चलते चलते उन्हें रुपेश जी से वास्तव में प्रेम हो गया और उन्होंने रुपेश जी को धोखा देने से मना कर दिया। गिरोह के अन्य लोग योर ऑनर ये समझ चुके थे कि अगर रेणुका जी रुपेश जी के पास लौटी तो उनका बड़ा नुकसान हो, और संभवतः यही बात रेणुका जी की मृत्यु का कारण बनी। मिस्टर पाठक, ये बहुत ही पेचीदा केस है। इनका पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये लोग हैं कौन। योर ऑनर, प्रश्न का उत्तर तो रेणुका जी के अतीत के पन्नों में ही मिलेगा। मैं लीसा जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। नहीं, बस वहीं तक ठीक है, ऊपर जाने की जरूरत है। योर ऑनर, लीसा जी तो यहाँ आ चुकी हैं। इस केस से जुड़े तो अन्य लोगों को भी मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ, अभय जी और नम्रता जी। केडी साहब, अब ये क्या नया नाटक है? देखते जाइए आगे आगे सत्य का खेला। मिस्टर अभय और मिस नम्रता, आप दोनों सामने आ जाइए। योर ऑनर, इस मुकदमे में संतोष जी और कमलेश जी ने अपना अपना कथन दिया, किंतु एक तीसरा चश्मदीद गवाह भी है हमारे पास जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तीसरा गवाह? जी, तीसरा गवाह। वो कौन है? योर ऑनर, संतोष जी का कुत्ता। मैं उसे अदालत में बुलवाने की अनुमति चाहता हूं। मिस्टर पाठक, कुत्ता गवाही देगा? योर ऑनर, ये कोई आम घरेलू कुत्ता नहीं है। एक ऐसा कुत्ता है जिसे एक अंधे आदमी की हर रीत से ध्यान रखने का अभ्यास दिया गया है। योर ऑनर, वो देख भी सकता है, सूंघ भी सकता है और अपनी रीत से बोल भी सकता है। कृपया मुझे उसे अदालत में बुलवाने की अनुमति दें। ठीक है, ले आइए। धन्यवाद, ले जाइए। आप दोनों बैठ। आप कटघरे में। योर ऑनर, मनुष्य कभी कभी मनुष्य को पहचानने में भूल कर बैठता है, किंतु एक जानवर कभी झूठ नहीं बोलता। लीसा जी जब प्रथम बार अदालत में अपना कथन देने आई थी, उस समय भी ये कुत्ता इन्हें देखकर भौंक रहा था। हमने उसे शोर समझकर टाल दिया। हम उसके भौंकने को समझ नहीं पाए और वो संकेत दे रहा था। लीसा जी क्यों लीसा जी?
तो लीसा जी, कुल मिला के अब तक की कहानी कुछ ऐसी है कि वो जो आपने अदालत में पिछली सुनवाई में कथन दिया था कि आपको प्रेम हो गया था रुपेश जी से, वो कहानी झूठी थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। आपने जानबूझ योजना करके रुपेश जी के पास वो नौकरी ली इनके सेक्रेटरी की, और फिर इनका विश्वास जीतने के बाद में आपने रेणुका जी को इनसे मिलाया। और आपकी और रेणुका जी के साथ रहने की और उनके आपकी सहेली होने की, वो भी सारी कहानी झूठी है। वास्तविकता तो ये है कि रेणुका जी इस खेल में केवल एक मोहरा थी, छोटी सी, जिसका उपयोग आपने किया इनका धन पाने के। और जब आपको पता चला कि ये खेल खेलते खेलते रेणुका जी वास्तव में प्रेम करने लगी है रुपेश जी से, और वो इन्हें सारी बात बताने वाली है, इन्हें धोखा देने से उन्होंने इनकार किया, तब भय के कारण और नुकसान झेलने के कारण आपने रेणुका जी की हत्या कर दी। योर ऑनर, मैं पिछली सुनवाई में अपने दलील में कह चुका हूं कि लीसा जी क्षण भर भी रुपेश जी का साथ नहीं छोड़ती थी। उनके कैबिन में ही इनकी मेज थी। ऐसे में इनके सामान तक पहुंचना, बंगले की चाबी, इनका कोट, इनकी बंदूक इत्यादि, ये लीसा जी के लिए कठिन नहीं था। 1 मिनट केडी साहब, आपने कहा कि इस खेल में एक नहीं बल्कि 2 खिलाड़ी थे। आपके कहने का मतलब है कि अगर लीजा ने रेणुका जी को मारा तो फिर वो दूसरा कौन था, वो आदमी कौन था जिसे कमलेश ने देखा? प्लीज। अरे पिछली सुनवाई में इस बात का संकेत भी संतोष जी का कुत्ता दे चुका है, स्मरण नहीं है आपको? आपके कहने का मतलब है कि अगर लीजा ने रेणुका जी को मारा तो फिर वो दूसरा कौन था, वो आदमी कौन था जिसे कमलेश ने देखा? प्लीज। अरे पिछली सुनवाई में इस बात का संकेत भी संतोष जी का कुत्ता दे चुका है, स्मरण नहीं है आपको? योर ऑनर, मैं रुपेश जी के ऑफिस बॉय मयूर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। तो मयूर जी, ये बताइए कि आप और लीसा इस कंपनी में एक ही समय पर आए थे, नौकरी एक ही साथ मिली थी उसी समय पर। तो ये तो कंपनी की जो रोस्टर है वो कहता है। और आप दोनों के फोन की सूची, देखिए झूठ मत बोलिएगा, जज साहब की मेज पर रिपोर्ट रखी हुई है। आप दोनों के दूरभाष यंत्र की सूची ये कहती है कि आप और लीसा बहुत बातचीत किया करते थे। योर ऑनर, वास्तव में इनका नाम मयूर नहीं है, एंथनी डिसूजा है। और ये एक MBA है। तभी तो मैं सोचूं कि एक MBA जिसे व्यवसाय का इतना ज्ञान है, वो एक कंपनी में पियून की नौकरी क्यों करेगा? दरअसल ये इनका खेला था, या पहले भी कई कंपनीज में ये ऐसा कर चुके हैं। इस बार रुपेश जी के साथ इन्होंने किया। जब इन्हें पता चला कि रेणुका जी जो ये चाहते थे वैसा नहीं करने वाले, तब क्रोध में बदला लेने के लिए इन्होंने रेणुका जी की हत्या कर दी। मट के बंगले पर आ जाओ 3 साढ़े 3 बजे। तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती।
रुपेश जी का कोट पहनकर गए थे, किंतु चश्मा बदलना भूल गए। वो चश्मा जो संतोष जी के हाथ लगा था। अमीसा जी, सोच समझ कर योजना बनाकर आप दोनों ने ये हत्या की है। मुझे नहीं लगता कि आपके आंखों में ये आंसू देखकर न्यायाधीश महोदय प्रभावित होंगे और आपका दंड कम करेंगे। चलिए, अगर आप ये कहानी कबूल कर लें तो हो सकता है कि वो ऐसा करें। अदालत को ये बताइए कि आपने हत्या की तो की, किंतु इसके आरोप में रुपेश जी को क्यों फंसाया? रेणुका के जाने के बाद हमें पता था कि जायदाद हमें नहीं मिलेगा। हम कानून की कार्रवाई से बचना चाहते थे, इसलिए हमने सर को फंसाया। हमें पूरा यकीन था कि सर फंस जाएंगे और हम यहाँ से गए तो डिफेंस प्रेस। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत एक हत्या और धोखेबाजी का इतना बड़ा खेल रचने के लिए लीजा को उम्र कैद की सजा सुनाती है और एंथनी डिसूजा उर्फ मयूर को 10 साल कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर रुपेश बजाज को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कुरैशी साहब, एक और हीरा आपके मुकुट में। विवाह हो गया आपका? कोशिश कर रहा हूं। कहने का अर्थ यह है कि विवाह करने से पहले निश्चित कर लीजिएगा कि होने वाली पत्नी आपसे प्रेम करती है या आपके दौलत से। क्यों है ना? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।